हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आर ओ 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो में मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स को द्वारा आपको पढ़ाया और इसके साथ बेस्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया है। ठीक है। और इससे पहले मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं आप अपने बारे में बता देता हूं कि आखिर मैं क्या हूं या क्या क्या कर रखा है। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है। ठीक है ना। सभी को पता है ग्रेजुएशन तो जब यहाँ पे है तो कर ही रखा होगा। ठीक है ना। ये बीकॉम। ठीक। इसके बाद पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए किया था। ठीक है ना। इसके बाद 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में। और इसके बाद जो है थोड़ा सा पथ भटक गया, फिर बीएड किया। ठीक है। इसके बाद ईपी टेट सी टेट क्वालिफाई किया, यूपी टेट क्वालिफाई किया। ठीक है। बाकी अदर एग्जाम भी क्वालिफाई किए, छोटे छोटे। ठीक। बड़ा नहीं। लेकिन अभी आपको पता होगा कि बीएड का जो है क्या बोलते हैं, बीएड को जो है प्राइमरी से आउट कर दिया है। और इसके साथ जो है मैं अभी पिछले 2022 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, 2022 में एग्ज़ाम दिया, 2023 में एग्ज़ाम दिया था। यूपीपीसीएस का नहीं हुआ और 2023 में मेरा केवल एक पेपर निकला, जीएस का। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं हूँ और इसीलिए मुझे लगता है कि आर ओ के लिए मैं अपना हैंड रिटन नोट से आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर पाऊँगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो मैं जो है यूपी पीसीएस और प्लस यूपीएससी का एक एस्पिरेंट हूँ। ठीक है ना। पीसीएस में मेरा प्री एक 2023 में निकला है जीएस का, और सी सेट रह गया। ठीक है ना। वहीं बात करें यूपीएससी, तो यूपीएससी का अब 24 में देने का प्लान है। ठीक। तो ये सब है मेरे बारे में। कनिष्क का दरबारी जो था, एक मिनट, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था, ये चरक था, इम्पोर्टेंट है और प्लीज़ इसको याद करके रखना। हेडलेस स्टैच्यू ऑफ कनिष्क ये मिलती है मथुरा में। ठीक है ना। और मथुरा में अभी हमने बात की थी, कनिष्क ने ही जो है नॉर्थ इंडिया में मथुरा में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। ठीक है। कुषाण वंश से जुड़ा गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है। वर्ण व्यवस्था, एक मिनट, वर्ण व्यवस्था का जो रक्षक था ये था खारवेल। और खारवेल जो है जैनिज्म को फॉलो करता था, जैन धर्म को। दूसरा अशोक जो है कनिष्क को कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा अशोक किसे कहते हैं? कनिष्क को। और यहाँ पे बात करें मजबूर का श्रम, मजबूर श्रम का उपयोग किए बिना जो है सुदर्शन झील नवीनीकरण का ये काम किया था रुद्र दामन ने। मतलब सुदर्शन झील का जो निर्माण किया था ना, वो रुद्र दामन ने किया था। और बिना जो श्रम था ना, वो श्रम जिन लोगों ने सुदर्शन झील का निर्माण किया था उसके बदले में उसने उनको मजदूरी नहीं दी थी, बल्कि एक तरह से स्वयं सेवक संघ की तरह काम कराया था। ठीक है ना। स्वयं की इच्छा से, आज की डेट में जो वॉलंटियर बोलते हैं ना, उसी के जैसा। गौतमी पुत्र सातकर्णी को जो विंध्य आधारित भी कहा जाता है। सातवाहन साम्राज्य में एक जिला आरा को भी कहते हैं। ठीक। आगे बात करते हैं। कनिष्क की कैपिटल ये पुरुषपुरा पेशावर में, पेशावर कहाँ पे आज की डेट में? पाकिस्तान। ठीक। और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर सबसे पहले जो है आक्रमण हुआ था इंडो ग्रीक ने किया था। और इसके बाद यहाँ पे बात करें, सातवाहन जो है फाउंडर है समुक। और सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और बुद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी। किसने की थी? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सातवाहन ने। सातवाहन का शासक कौन है? सिमुक। ठीक है। ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की घोषणा की थी। सातवाहन वंश के शासकों ने ही कांच के सिक्के चलाए थे। ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं आर्यभट्ट और वराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। ठीक है। और गुप्त वंश का संस्थापक था, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। और वास्तविक नाम था इसका चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक। प्रयाग प्रशस्ति या इसी का दूसरा नाम है इलाहाबाद प्रशस्ति का संबंध था समुद्रगुप्त से। और हर्षवर्धन को जो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहा था ये स्मिथ ने। लिच्छवी दोहित पुत्र भी कहते हैं। और अश्वमेघ यज्ञ जो है समुद्रगुप्त ने कराया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज की। ठीक है। वहीं बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और ये उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। ठीक। बाणभट्ट ने हर्षचरित कादंबरी लिखी थी।
बाणभट्ट जो है इसने जो हर्षचरित लिखी थी और कादम्बरी लिखी थी। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं संगम वंश और दक्षिण भारत के शासक। ठीक है ना, यहाँ पे संगम युग तमिलनाडु के इतिहास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कदम राजाओं की राजधानी ये कहाँ पे थी, वनवासी। बात करें आगे, तमिल साहित्य में गौरवशाली पुस्तकें शिल्पी दिकारम और एक है मणि मेघलई। ठीक है ना, का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। दो तमिल साहित्य में दो पुस्तकें हैं, एक शिल्पी दिकारम और एक है मणि कला। इन दोनों पुस्तकों का संबंध जो बौद्ध धर्म से है। और संगम साहित्य के संरक्षक जो है पांडे। राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना दंत दुर्ग ने की थी और ये गुलबर्ग। ठीक है, होयसल की कैपिटल जो है वेल्लूर है और ये कहाँ पे है, द्वार समुद्र में। आगे बात करें एलोरा के बारे में अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रकूटों से संबंधित है। और महाबलीपुरम ये जो है पल्लव, महाबलीपुरम की कैपिटल पल्लव है और महाबलीपुरम का संबंध पल्लवों से और पल्लव की कैपिटल जो है कांची है। ठीक, आगे बात करें मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, तमिलनाडु में और ये पांड्यों से संबंधित है। खजुराहो मंदिर ये टेम्पल है। ठीक है ना, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे और इनका निर्माण जो है चंदेलों शासकों ने कराया था। ठीक, और आगे बात करें हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से जो कन्नौज में स्थानांतरित की थी। संगम युग के दौरान जो है रोमन व्यापार के केंद्र का प्रमुख उल्लेख किया था मुस्लिम ने। और चोल राजाओं की राजधानी कहाँ पे थी, तंजौर। और चोल काल के दौरान जो निर्मित बृहदेश्वर मंदिर का तंजावुर में है। ठीक है ना, और आगे उत्तरामेर शिलालेख चोल वंश के प्रशासन की जानकारी प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, उत्तरामेर शिलालेख जो है चोल वंश के प्रशासन की जानकारी प्रदान करता है। और वही बात करें 738 ईस्वी में जो है अरबों को प्रत्याहार ने पराजित किया था और राजस्थान में लड़ा गया था। 738 ईस्वी में अरब आए थे भारत, जहाँ पे प्रत्याहारों ने अरबों को हरा दिया, पराजित कर दिया और ये युद्ध हुआ था राजस्थान में। ठीक, अब थोड़ा और रह गया है एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित, बाकी एंशिएंट हिस्ट्री इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे प्रथम संगम वंश की बात करें तो ये हुआ था मदुरई में और इसके अध्यक्ष थे अगस्त। दूसरे संगम की बात करें ये कपाटपुरम में हुआ था। तीसरा संगम की बात करें ये मदुरई में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे नक्कीर कार। ठीक, पाल वंश के बारे में बात करते हैं। पाल वंश का संस्थापक अभी मैंने बताया था पहली वीडियो में, शायद गोपाल था। और हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक, नेक्स्ट, और इसमें कहा गया है कदम्ब वंश का संस्थापक था मयूर वर्मा। और प्राचीन भारतीयों को बर्मा या म्यांमार को स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें चालुक्य जो है ये चालुक्यों की कैपिटल वातापी थी। होयसल की कैपिटल द्वार समुद्र थी और राष्ट्रकूट की कैपिटल जो है ये मान्यखेत थी। ठीक है, वहीं बात करें काकतीय की कैपिटल थी वारंगल। और शशांक का अन्य नाम था गोदेश्वर। ठीक है, महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी इसने और इसने जो है बोध वृक्ष को कटवाया था। बोध वृक्ष वही वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे जो भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, ये पीपल का वृक्ष था। ये कटवाया था शशांक ने, इसका नाम था गोदेश्वर, अन्य नाम था। ये महाराजा अधिराजा की उपाधि धारण की थी। चालुक्य वंश का सबसे प्रतिष्ठित शासक पुलकेशिन द्वितीय था। और वहीं बात करें पल्लव वंश की कैपिटल थी कांची। क्या थी, कांची। ठीक है, तो इतना ही है एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित। प्लीज़ तीनों वीडियो देख लेना। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप टेंशन ना लेना, पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या फिर नंबर मिलेगा, नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।